अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूक तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने कल्चर या सकाफ़त पर डिस्कशन की थी कि कल्चर या सकाफ़त क्या होता है। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि क्या कॉमन वैल्यूज़ हैं, डेली पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है। फिर हमने उसमें डिस्कशन करते हुए ये बात भी डिस्कस की थी कि ये जो कल्चर होता है ये चेंज होता रहता है, इसमें तब्दीलियाँ जो हैं वो आती रहती हैं। देन हम लोगों ने ये ज़िक्र किया था कि ये कब ओरिजिनेट हुआ और इंसान को कल्चर की क्यों ज़रूरत पेश आई। फिर हमने ये ज़िक्र किया था कि ये रिवर बैंक्स में जो है ये असल में हमारा जो कल्चर है वो ओरिजिन हुआ, इसका आगाज़ हुआ, असल में ओरिजिनेट हुआ। फिर हमने ये देखा था कि जो सब कॉन्टिनेंट है बर्रे सगीर, उसके हवाले से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम लोग मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस में शुमार करते हैं। और वो दो एरियाज़ जिन एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी एग्जिस्ट करती थी उनका ज़िक्र किया। एक हमने हड़प्पा का ज़िक्र किया, नियर टू साहिवाल इन पंजाब, 24 किलोमीटर्स जो है वो डिस्टेंस बनता है साहिवाल से हड़प्पा का। देन हमने सेकंड प्लेस जो है वो मोहनजोदारो का ज़िक्र किया था, डेट इज़ 27 किलोमीटर्स अवे फ्राम लाड़काना, ये सिंध का एक शहर है, वहाँ का हम लोगों ने ज़िक्र किया। फिर हमने ज़िक्र इसमें ये किया कि ये जो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। अब इसके दुनिया से वैनिश होने या दुनिया से ख़त्म होने के बहुत सारे शवाहद जो हैं वो मिले हैं और बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो अपने लिहाज से इसमें जो वो बात करते हैं। फिर हमने ये कहा था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है असल में इसको ये कहा जाता है कि इट वाज अ कंप्लीट सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये एक मुकम्मल महज़ब मुआशरा था उस वक़्त की जो तहज़ीब थी। अब मैंने ज़िक्र किया था उसके एंड में भी लेक्चर में कि इसमें ये कहा जा रहा है कि इससे बेहतर सिविलाइजेशन जो है वो आज भी आपको पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में नज़र नहीं आती है, किस तरह से वो काम हुआ था। अब हमने उसी से इंटरलिंक करना है ये दूसरा वाला अपना पोर्शन। ये हिस्सा अलग क्वेश्चन का है लेकिन असल में ये उसी का फॉलोअप है। अब इसमें हमने देखना है जो सिलेंट फीचर्स हैं एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यानी कदीम वादी सिंध की जो खसूसियात हैं तहज़ीब की, उस पर हमने ये ज़िक्र करना है। और इसमें ये चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं सिविलाइजेशंस में। इसमें यहाँ तक जो है ये सारी की सारी खसूसियात आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बताई जाती हैं। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तामीरात का अंदाज़, ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, लिबास और जो ज़ेवरात उस वक़्त इस्तेमाल होते थे किस किस्म के थे और किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था उन्हें बनाने के लिए। टॉयज़, खिलौने थे या नहीं थे, और अगर थे तो कैसे थे और किन चीज़ों से वो बनते थे। आर्टिकल्स ऑफ डेली डोमेस्टिक यूज़, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की घरेलू अशिया, वो चीज़ें जो हम लोग डेली रूटीन में घरों में इस्तेमाल होती हैं, जिनमें किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो सरे फहरिस्त होती हैं। वेपन्स या जंगी हथियार इनको कह लेते हैं हम लोग, वैसे इनको हथियार कहा जाता है और ये हथियार जंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और पीसफुल टाइम में जो हैं यही हथियार जो हैं वो शिकार के लिए भी, हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ट्रेड, तिजारत, क्या ये लोग तिजारत करते थे और अगर करते थे तो इसका सबूत कैसे मिला कि ये तिजारत या ट्रेड करते थे और किन चीज़ों की ट्रेड करते थे। इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये किन एरियाज़ में किन कंट्रीज़ के साथ या किन शहरों के साथ, सिटीज़ के साथ ये ट्रेड करते थे। बिलीफ्स, अकायद, इनके बिलीफ्स या अकायद क्या थे। अब बिलीफ्स या अकायद जहाँ पर ज़िक्र होता है वहाँ पर हम लोग ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये किस किस्म की मजहबी रसूमात जो हैं वो अदा करते थे। मज़हब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इनकी, वो हम लोग जो एविडेंसेस या सबूत हासिल करने की कोशिश करेंगे। एनिमल्स या जानवर, अब इसमें हमने देखना है कि वो कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिनके बारे में हमें ये एविडेंस मिला है कि ये लोग उनके बारे में जानते थे। डोमेस्टिकेट या पालतू जानवर कौन कौन से थे यहाँ पर हैं, और ये हम लोग एविडेंसेस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। सबूत, शवाहिद
जो हमें वहाँ पर खुदाई के दौरान मिले हैं, जो एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं, सिर्फ हम उनका ज़िक्र करेंगे। इसके अलावा सारी क्या सराइयाँ जो हैं वो हो सकती हैं, वो हम नहीं कर रहे। फूड, खुराक, ग़िज़ा के तौर पर, खुराक के तौर पर ये कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, वेजिटेशन या वेजिटेबल्स उसमें कितनी इस्तेमाल होती थी, या उसमें जो है वो मीट का कितना कॉन्सेप्ट था, फ़िश जो है उसका कॉन्सेप्ट कैसा था, वहाँ पर वो मिलती थी नहीं मिलती थी। इसके अलावा फ्रूट्स से रिलेटेड कोई एविडेंस मिला है या नहीं मिला, वो भी हम लोगों ने इसी में डिस्कशन करनी है। जो नीचे वाला आखिरी पोर्शन है ये गंधारा तहज़ीब है। गंधारा तहज़ीब के बारे में हम लोग ज़िक्र करेंगे, और ये याद रखिएगा गंधारा तहज़ीब उस वक्त शुरू हुई जिस वक्त जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या वादी सिंध की जो तहज़ीब है ये मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। उसके ख़त्म होने के बाद ये सिविलाइजेशन जो है ये स्टार्ट हुई। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसी सिविलाइजेशन थी, कब स्टार्ट हुई, और कौन वो लोग थे जिन्होंने असल में इन सिविलाइजेशंस में रूल किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के गवर्निंग सिस्टम का हमें अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई एविडेंस नहीं है। हमें नहीं पता चला कि वहाँ पर हुकूमत करने का अंदाज़ कैसा था, रूलर्स कौन थे, कौन रूल करते थे, किस तरह से रूल किया जाता था। हमें इस किस्म के एविडेंसेस जो हैं वो वहाँ से नहीं मिले, लेकिन गंधारा जो है यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं। इसको हम लोग जो है वो साथ साथ डिस्कस जो है वो करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो वादी सिंध की खसूसियात हैं, जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है वो तामीरात हैं। अब तामीरात जो हैं इस हवाले से, आर्किटेक्चर के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो जदीद तरीन जो काम किया जाता था इंजीनियरिंग के हवाले से, उसके एविडेंसेस जो हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं। सबसे पहले हम लोग ज़िक्र कर लेते हैं गलियों का, स्ट्रीट्स का, वेन्यूज़ का। अब इसमें देखिएगा आज भी ये जो लाहौर है ना, अंदरून लाहौर, ये इस सिविलाइजेशन से बहुत बाद में बना, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी भी गलियाँ नज़र आती हैं, एक तो नैरो, दूसरा ये जिग जैग सी हैं, कोई पता नहीं कैसी हैं, बहुत नैरो हैं, बहुत छोटी हैं। यहाँ से पैदल दो लोगों का गुज़रना जो है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। और इसमें से कोई भी स्ट्रीट जो अंदरून लाहौर की है, जो कि इससे कई सदियों बाद मार्ज वजूद में आई, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप्ड नहीं है। ये सारी की सारी गलियाँ रेक्टेंगुलर शेप्ड हैं, यानी 90 दर्जे पर, 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को कता करती हैं, मिलती हैं। तो ये ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग का एक बड़ा खूबसूरत काम है। और दूसरा ये वास्ट है, कुशादा है, खुली है। ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट था। अब अगर 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन में आपको रेक्टेंगुलर शेप्ड गलियां नज़र आती हैं और उसके साथ साथ ये बड़ी खुली हैं, कुशादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इंजीनियरिंग में काफ़ी महारत रखते होंगे, इनको पता होगा कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। और जब ये चौड़ी हैं, खुली हैं, कुशादा हैं, वास्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई सवारी इस्तेमाल डेफिनेटली करते होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आमदोरफ्त के लिए। उसके अलावा अगर पैदल चलने वाले लोग थे या घोड़ों पर सफ़र करने वाले या किसी भी जानवर पर, अकेले पर सफ़र करने वाले ये लोग थे, तो इन डैट केस गलियों का इतना चौड़ा होना उनके लिए कोई माने नहीं रखता। इसका मतलब है कि कोई ना कोई व्हीकल जो है, कार्ट वगैरह, कोई रेडी वगैरह डेफिनेटली यहाँ पर इस्तेमाल होती थी और लोग इसको यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन इन गलियों में एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि ये गलियाँ पक्की हैं, ब्रिक्स से बनी हुई हैं, ब्रिक्स से। अब ब्रिक का क्या कॉन्सेप्ट है, पक्की का मैंने यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है, पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, यानी ये बेक्ड ब्रिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जानते थे कि जो सॉइल है, क्ले है, मिट्टी है, इसको अगर आग में तपा लिया जाता है तो ऐसी सूरत में जो है इसकी मजबूती में कई गुना इजाफा हो जाता है। अब ये गलियां पक्की हैं,
इससे एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाली जो पक्की गलियाँ बनाने का एक मकसद और भी होता है, सफाई में आसानी रहती है और बारिश का जो पानी है उसकी जो निकलने में, जो फ्लशिंग में काफ़ी आसानी पैदा होती है इसकी वजह से। कच्ची गलियाँ होंगी, पानी खड़ा होगा, कीचड़ बनेगा, सफाई के मामलात ख़राब होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है पक्की गलियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें मामलात हैं। सीवेज सिस्टम, यहाँ का जो सीवेज सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम वो बहुत खूबसूरत और है। गलियों के किनारों के साथ नालियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं और ये नालियाँ जो हैं ये ढकी हुई हैं टाइल्स के साथ, इनको जो है ये ढक दिया गया है। अब किनारे पे हमेशा सिविलाइजेशन में गलियां जो हैं वो तामीरात में, आर्किटेक्चर में बनाई जाती हैं। इनको जो है आज भी पंजाब के, जो पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ, जो मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस पाकिस्तान का गिना जाता है, वह बहुत सारे गांव ऐसे हैं या बहुत सारे छोटे शहर ऐसे हैं जिसमें सीवरेज का सिस्टम नालियों वाला है और वो ढकी हुई नहीं है, ओपन है, कवर्ड सीवेज सिस्टम नहीं है आज भी। तो 5000 साल पहले इनको टाइल्स से ढका गया था। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे जरासीम जो हैं वो फ़िज़ा में नहीं फैलते, मक्खी और मच्छर उन नालियों पर नहीं बैठते, ना वो हमारी ग़िज़ा में, ख़ुराक में, फूड में शामिल होते हैं, ना हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं। यानी ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट था कि उनको इन चीज़ों का पता है। देन एक ना कॉन्सेप्ट है हमाम का। ये कम्युनिटी के लिए एक जगह हुआ करती थी जहाँ पर लोग जो हैं वो नहाने के लिए अक्सर इकट्ठे होते थे। सर्दियों में इनको जो है वो यहाँ पर गर्म पानी प्रोवाइड किया जाता था। प्रोफेशनल थे लोग जो यहाँ पर ये प्रोवाइड करते थे चीज़ें। ये हमाम हमें यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के स्टोरेज में हमें एक और ख़ूबसूरत चीज़ मिली है, वो वाटर पाउंड्स, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हमें यहाँ पर तालाब मिले हैं। और ये भी याद रखिएगा कि वो जो तालाब हैं उनकी दीवारें और जो उनके बेड्स हैं, उनकी जो तहें हैं, वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इनको ये पता है कि जो सॉइल है वो पानी को एब्ज़ॉर्ब करती है। तो आप जितना पानी उसमें डालते चले जाएंगे सॉइल में, वो आहिस्ता आहिस्ता उस सारे को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। और जिन दिनों के लिए आपने पानी स्टोर किया है, रिज़र्व किया है, ज़ख़ीरा किया, फिर उन दिनों में आपको वो पानी नहीं मिलेगा क्योंकि सारे का सारा पानी तो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में वो पक्की ईंटों की जो ब्रिक्स हैं उनकी एक क्वालिटी को जानते हैं, और वो ये है कि ये एक मखसूस हद तक पानी को सोख करती हैं, उसके बाद इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और दोबारा उसके बाद ये पानी जो है उसको जज़्ब नहीं करती, सोख नहीं करती, ऑब्ज़र्व इनमें नहीं होता, एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, सॉरी। अब ये कॉन्सेप्ट 5000 साल पहले आपके यहाँ पे मौजूद था। बात काफ़ी हैरत की है कि वो कितने आला इंजीनियरिंग रखने वाले लोग थे। बाथरूम, टॉयलेट्स जिसे हम लोग कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे एरियाज़ में नहीं है। लोग खेतों की तरफ जाते हैं हाजत रवाई के लिए, तो यहाँ पर हमें घरों के अंदर जो हैं वो एविडेंस मिले हैं बाथरूम के, टॉयलेट्स के। इससे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो क्या हो सकता है कि जनाब लोग किस तरह से जो हैं वो अपने पर्दादारी का और अपनी जो हाजात हैं उनका किस तरह से जो है वो ख्याल रखते थे। देन जो घर थे इनके वो वास्ट, कुशादा हैं, खुले हैं, बड़े बड़े, और छतें ऊंची जो हैं वो रखी जाती थी ताकि ये चूँकि गर्म इलाके हैं दोनों ही, हमारा जितना भी साउथ पंजाब का इलाका है ना, जनूबी पंजाब का इलाका, ये काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में गर्म हो जाता है। तो इसमें हमें इसके लिए उन्होंने कुशादा, ऊंचे, हवादार और रोशन जो है वो घर मिलते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत रखा गया था कि इनका जो फेस है वो उस तरफ बनाया जाता था जिस तरफ सूरज जो है उसकी रोशनी ज़्यादा देर तक आपके घरों में दाखिल हो सके, ताकि आपको मिशाल या दिया जो है वो
बहुत कम जलाने की ज़रूरत महसूस हो, मसनूई रोशनी जो है आर्टिफिशियल लाइट के मामलात कम आपको कंसिडर करने पड़े। यहाँ जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है, और उस हवाले से अगर हम लोग देखें उस ज़माने के हिसाब से, जो एंशंट हमारा टाइम था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें तहखाने, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो तहखाने हैं, बेसमेंट्स हैं, ये चूँकि ज़ेर ज़मीन होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, इर्द गिर्द जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी भी डेफिनेटली मौजूद होता है पानी। तो इनकी सीपेज रोकने के लिए इनकी दीवारों को और इसके जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, उसको हमें किसी चीज़ से सील करना पड़ता है ताकि पानी जो है वो अंदर ना आए या नमी तहखाने के अंदर ना आए। और ये वो काम करते थे, ये कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते थे जिससे वो दीवारें और उसका जो फर्श या फ्लोर है वो वॉल्स के साथ साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सील हो जाता था, और उसमें आपको किसी भी किस्म की जो है वो सीपेज नज़र नहीं आती थी। ये एक बड़ा बहुत माहिर आर्किटेक्ट की जो खसूसियात हैं हमें नज़र आती हैं इसमें। अब इसमें एक और चीज़ है बच्चों कि जो तहखाना है या बेसमेंट्स हैं, ये आजकल तो खैर स्पेस जस्टिफिकेशन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन पहले वक्तों में ये बेसमेंट्स जो हैं या तहखाने जो हैं, ये मौसम की शिद्दत से बचने के लिए बनाए जाते थे। ज़मीन के नीचे जो है वो टेम्परेचर कम होता है, तहखानों में जो गर्मी है उसकी शिद्दत बड़ी कम महसूस होती है। अब इसमें रोशनी का बंदोबस्त करने के लिए भी जो है वो रास्ते रखे गए थे, और हवा की वेंटिलेशन के लिए भी रास्ते मौजूद थे, और छतें इतनी मजबूत बनाई जाती थीं कि जिनको ग्राउंड फ्लोर के रहने वाले लोग जो हैं वो फ्लोर के तौर पर, फ़र्श के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और वो कोलैप्स नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि तामीरात में, आर्किटेक्चर में इनको जो है वो बहुत ही महारत हासिल थी। इसके बाद यहाँ पर पानी के बाकायदा कुएँ मिले हैं, उसका एविडेंस मिला है कि ये लोग कुआँ खोदना और कुएँ को पक्का बनाना, जो मैंने तालाब के लिए कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा महारत रखते थे। अब दूसरी चीज़ ज्वेलरी और ड्रेसेस हैं, इसमें हमें एविडेंसेस मिले हैं कि कपास से किसी तरीके से जो है वो धागा बनाया जाता है, थ्रेड जो है वो उससे बनाया जाता है। अब इसका हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मिली हैं जिनसे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर जो कपास है वो कॉटन है वो उगाई भी जाती होगी, और उस के जो है वो धागा भी बनाया जाता होगा, और फिर वो जो धागा है उसकी स्टिचिंग का कॉन्सेप्ट भी मिला है, सुइयाँ वगैरह जो हैं वो मिली हैं बनी हुई वहाँ से, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि ये लोग जो है वो सिला हुआ लिबास जो है वो पहनते थे। कपड़ा भी बुना जाता है, लिबास भी पहनते हैं, सिल्क का या रेशम का वहाँ से अभी तक कोई पीस नहीं मिला, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग अभी तक रेशम का जो कपड़ा है उसके इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं थे। फिर कढ़ाई, बेल बूटे बनाना कपड़ों पर, इसमें भी ये लोग महारत रखते थे। हमें ज़मीन से कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं मिला जिस पर कढ़ाई जो है ये की गई होगी, लेकिन बच्चों जो हमें वहाँ से खिलौने मिले हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों पर जो है वो बेल बूटे बने हुए थे। तो जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर खिलौनों के जो कपड़े हैं उन पर बेल बूटे बने हुए हैं, उन पर कढ़ाई का काम हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये उसमें काफ़ी ज़्यादा महारत रखते थे। अब इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनमें लहंगा और चादर का जो इस्तेमाल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिला है, और ये भी कॉन्सेप्ट हमने खिलौनों से ही जो है वो बनाया है और वही क्लियर किया कि ऐसा होता होगा। और जो मर्द हजरात हैं वो आमतौर पर जिस्म ढांपने के लिए 2 चादरें जो हैं वो अनसिली इस्तेमाल करते थे। ये कॉन्सेप्ट भी हमें वहाँ से ऐसे खिलौने मिले हैं जो मर्दाना वजाहत के हैं, उनसे हमें ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई हैं। अच्छा, फिर जो ज़ेवरात हैं
उसमें हमें बालियाँ, ईयर रिंग्स जो हैं, फिर हार, नेकलेस, फिर इसके अलावा जो बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ, ये मिली हैं, तांबे और कांसी की बनी हुई हैं। इसके अलावा जेवरात में जो है, ज्वेलरी में हमें जेम स्टोन्स, जो कीमती पत्थर हैं, उनका इस्तेमाल मिला है कि यहाँ पर किया जाता था। इसका मतलब ये है कि ये लोग फैमिली लाइफ गुजारना पसंद करते थे, फैमिली में रहना पसंद करते हैं, और उनके लिए काम करना भी ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हाथी दांत के बने हुए जो आइवरी आइटम्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जेवरात जो हैं वो हमें यहाँ से मिले हैं, जिससे हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि इनको हाथी जो है, एक तो उसका पता है और दूसरा ये उसके दांत का इस्तेमाल जानते हैं, और जेवर में वही चीज़ इस्तेमाल होती है जो उस वक्त के लिहाज से कीमती हो। इसका मतलब यह है कि हाथी दांत उस वक्त भी काफ़ी कीमती जो है वो कंसिडर किया जाता होगा, जिससे लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के जो जेवरात हैं, जो ज्वेलरीज़ हैं, वो बनाते हैं। देन अगर हम लोग जिक्र करें खिलौनों का, टॉयज़ का, तो इसमें आप लोगों को क्ले या मिट्टी से बने हुए जो ज़्यादातर जेवरात हैं, वो खिलौने हैं, वो टॉयज़ जो हैं वो मिलते हैं। अब बेटा टॉयज़ का किसी जगह से मिलना, ये इस तरफ इशारा करता है कि वहाँ के रहने वाले लोग वो फैमिली लाइफ गुजारना पसंद करते हैं। खिलौने, टॉयज़ जो हैं, हमेशा बच्चों को खुश करने के लिए लाए जाते हैं। अब टॉयज़ जो है वो अगर वहाँ पर मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बच्चों से मोहब्बत करते हैं, फैमिली लाइफ गुजारते हैं और बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर टॉयज़ हमें क्ले या मिट्टी के मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे टॉयज़ जो हैं वो ऐसे भी मिले हैं, खिलौने वहाँ पर ऐसे भी हैं जो तांबे या कांसी के, ब्राउन्स या कॉपर के जो हैं वो बने हुए हैं, और इसमें ज़्यादातर जो है वो मिनिएचर्स हैं डिफरेंट चीज़ों के, यानी इंसान नुमा जो है वो गुड़िया गुड्डे जो है वो वहाँ से मिले हैं। फिर मुख्तलिफ़ जानवरों के जो है वो मिनिएचर्स, छोटे खिलौने बने हुए मिले हैं, जिसमें एक चीज़ जो है वो रथ, ये हमें मिली है। रथ जो है ये एक किस्म की कार्ट है जो टू व्हीलर होती थी, एक किस्म की रेड़ी है, कार्ट है जो टू व्हीलर थी, और इसको घोड़े या बैल के पीछे बांध के जो है वो चलाया जाता था। उस ज़माने के जो हमें खिलौने मिले हैं, उसमें जो हमें खिलौना मिला है मिट्टी का बना हुआ है, वो रथ है, और रथ के आगे जो है वो बैल जुता हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस ज़माने में वो जो कार्ट, वो जो रेड़ी जिसे रथ कहा जाता है, वो जो है वो बैल के ज़रिए जो है वो चलाई जाती थी। यानी अभी घोड़े के बारे में कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है कि अभी उसे डोमेस्टिकेट किया गया था या नहीं किया गया था, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि ये रथ के आगे जो है, चूँकि बैल था, बुल था, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डोमेस्टिकेशन उस वक्त जो है वो डेफिनेटली होती थी, उसको पाला जाता था। अब रोज़मर्रा की जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आर्टिकल्स ऑफ डेली डोमेस्टिक यूज़, इसमें हंडिया हैं, प्लेट्स हैं, बहुत सारे बॉल्स मिले हैं। इसके साथ साथ जो है वो चम्मच बहुत सारे मिले हैं, जिनके ज़रिए हंडिया पकाई जाती है या खाई जाती हैं चीज़ें। अब इसमें हमें जो है वो बर्तनों में तांबे और कांसी का जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, उसका जिक्र बार बार हो रहा है, तो उसकी भी बनी हुई चीज़ें मिली हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें जो इसमें बर्तन वगैरह या हाउस होल्ड आइटम्स मिली हैं, ये मिट्टी की बनी हुई हैं, क्ले की हैं, और इसको जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये चम्मच हैं, वो ज़्यादातर आपको हाथी दांत और ऊंट की हड्डी वगैरह के जो दूसरे जानवर थे ना, उनकी हड्डियों से जो है वो ज़्यादातर बनी हुई अशिया मिलती हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये लोग, आप इनको कल्चर्ड भी कह सकते हैं, सिविलाइज्ड भी कह सकते हैं, यानी मुहज़्ज़ब लोग हैं। खाने पीने के अंदाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको जो है इसमें काफ़ी महारत हासिल है। अब खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से मिली हैं, और तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी मालूमात जो हैं वो इन एरियाज़ के उनमें उनके पास आई हैं। देन वेपन्स का अगर जिक्र करें, हथियारों का जिक्र करें, तो वेपन्स फॉर हंटिंग एंड फॉर वॉर, जंग और शिकार दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमें जो
चीज़ें मिली हैं, सोर्ड्स मिली हैं, स्पेयर्स मिले हैं यानी तलवारें, नेज़े मिली हैं, इसी तरह से हमें चाकू, छुरियाँ जो हैं, इसी तरह से जो है वो तीर कमान जो है हमें मिला है, बोझ मिली हैं। इसके साथ हमें कुल्हाड़ी जो है, एक्स का जिक्र जो है वो यहाँ पर आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ लोहे की, आयरन की बनी हुई नहीं है। पत्थर, बोन्स, हड्डियाँ, और तांबा और कांसी, ब्राउन्स एंड कॉपर, इनकी चीज़ें जो हैं हमें ज़्यादातर यहाँ से मिली हैं। अभी तक हमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे हम ये ज़ाहिर कर सकें कि जनाब वहाँ पर लोहे का इस्तेमाल या आयरन जो है वो इस्तेमाल होता था किसी भी सूरत में। अच्छा, अब दिलचस्प बात ये है कि ये जो वेपन्स हमें यहाँ से मिले हैं वो इतनी माइनर तादाद में मिले हैं, इतने कम मिले हैं कि इससे अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती कि ये लोग जो हैं वो वॉरियर्स तो नहीं हैं, जंगजू नहीं हैं। लड़ाई झगड़े, जंग, वॉर्स वो इन्हें बिल्कुल पसंद हैं ही नहीं, क्योंकि अगर ये लड़ाका थे, वॉरियर्स थे, जंगजू थे, जंगें लड़ना पसंद करते थे, तो इनके पास वेपन्स की एक हैंडसम जो है वो अमाउंट होनी चाहिए थी, वेपन्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन अगर वेपन्स ज़्यादा नहीं हैं वहाँ पर, तो इट मीन्स कि ये लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े के लिए इन हथियारों को, इन वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इनको मुख्तलिफ़ जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है बच्चों किसी भी कौम के जानने के बारे में। आप उनके जो हथियारों के ज़खायर होते हैं, जो वेपन के रिज़र्व्स होते हैं, आप उनके बारे में देखते हैं कि वहाँ पर कितनी तादाद में थे और कैसे थे। अब यहाँ पर वेपन्स तो हैं, लेकिन वेपन्स जो हैं उनकी तादाद बड़ी कम है और इतनी कम मिली है कि जिससे अंदाज़ा लगाने में हमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई है कि ये लोग बिल्कुल लड़ते तो नहीं होंगे, झगड़े वाले तो नहीं होंगे, वॉरियर्स डेफिनेटली नहीं होंगे, सुकून से रहते होंगे। और यही वो वजह है बेटा कि जब सेंट्रल एशिया के लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इन दोनों सिविलाइजेशंस पर कब्ज़ा कर लिया था। अच्छा, देन अगर हम लोग ज़िक्र करें ट्रेड का, तिजारत का, तो इसका कॉन्सेप्ट एक तो हमारे पहले वाले हिस्से में क्लियर हो जाता है कि 650 किलोमीटर के फासले पर थे ये दोनों के दोनों जो हैं मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। तो अब 650 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इनकी जो सिविलाइजेशंस हैं वो सेम थी। दूसरा, हमने इसमें ज़िक्र किया हुआ है कांसी का, तांबे का, जेम स्टोन्स का और हाथी दांत का। इनमें से कोई भी चीज़ आज भी इन एरियाज़ से नहीं मिलती है, उस ज़माने में भी नहीं थी, एविडेंसेस ऐसे ही हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दुनिया के ऐसे इलाकों के साथ ट्रेड करते थे जिन एरियाज़ से ये सारी चीज़ें मिलती थी। खुरासान जाते होंगे, चाइना जाते होंगे, ईरान के साथ तिजारत करते होंगे, सेंट्रल एशियन स्टेट, वस्ती जो एशियाई रियासतें हैं उनके साथ ही डेफिनेटली कारोबार करते होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो यहाँ से मिली हैं वो उनका तो वजूद वहाँ पर ना पहले था ना अब, कोई एविडेंस मिला नहीं हमें कि पहले थी यहाँ पे। इसका मतलब है तो ट्रेड तो ये करते थे दूसरे लोगों के साथ, अपने यहाँ से कीमती चीज़ें लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ से कीमती चीज़ें लेके यहाँ आते हैं, और ये ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो इनका चल रहा है। अब अगर अकायद की बात करें तो अंदाज़ा ये लगाया जाता है, ये सिर्फ इमेजिनेटरी एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिन किया जा रहा है कि इनके बिलीफ्स जो हैं ये बुत परस्त थे, ज़्यादातर बुतों की पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बुत जो हैं, बहुत सारे आइडल्स हमें मिले हैं। अब अगर ये बुतों की पूजा करते थे तो पत्थरों और मुख्तलिफ़ किस्म की धातुओं के जो है वो बने हुए हमें वहाँ पर चूँकि बहुत सारे आइडल्स, बहुत सारे बुत जो हैं वो मिले हैं। चाँद, सूरज, हवा, पानी, आग का कॉन्सेप्ट भी वहाँ से मिला है कि ये शायद उनकी पूजा भी करते होंगे। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, अब यहाँ तक जब बात की जाएगी तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि देवर हिंदूस, वो हिंदू थे। लेकिन
अब अगर डिस्पोज ऑफ करने का ज़िक्र हम लोग करें बॉडीज़ को, जो इंसान मर जाता है उसको वो किस तरह से ख़त्म करते थे या किस तरह ठिकाने लगाते थे, डिस्पोज ऑफ कराते थे, तो कॉन्सेप्ट जो है वो फ़र्क हो जाएगा। हिंदूज़ अपने मुर्दों को जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें एविडेंसेस मिले हैं ये लोग मुर्दे जलाते नहीं हैं बल्कि उन मुर्दों को दफनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं वो कुछ मिला जुला किस्म का, इनका कुछ ऐसा रिलीजन होगा जिसमें कुछ हिंदुइज़्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी और कुछ इनकी अपनी जो हैं वो चीज़ें शामिल होंगी। देन इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारत ऐसी जो हैं बना रखी थी जिन इमारत में जो है वो इबादत की जाती थी इज्तमाही तौर पर इकट्ठे होकर, जैसे बाकी मज़ाहब में होता है और इस्लाम में भी हम लोग जो अपनी मजहबी रसूमात हैं वो इकट्ठे होके सरंजाम देते हैं। तो इस किस्म का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पर मिला है। देन द एनिमल्स, जानवर। अच्छा, जानवरों के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ हमें उनकी हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, उनसे भी पता चला। और दूसरा ना, दीवारों पर कार्व्ड, खुदाई किए हुए बहुत सारे हमें जानवरों के जो हैं वो स्केचेस या जिन्हें आप तस्वीरें कह सकते हैं, पेंट, वो हमें मिली हैं, जिसमें मछली, भैंस है यानी फ़िश है, बफलो है, इसमें जो है वो रैबिट है, खरगोश है, स्नेक, इसी तरह से एलिफेंट है, टाइगर, इस किस्म के, और मछली, इस किस्म के बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें, इवन राइनो, गैंडा जो है उसकी भी हमें तस्वीरें कार्व्ड की हुई या कंधा की हुई मुख्तलिफ़ दीवारों पर जो हैं वो मिली हैं, जिससे हमें ये पता चला है कि ये लोग जो हैं वो इन जानवरों को भी जानते थे और जानवरों की ताकत और अहमियत से भी वाकिफ़ थे। और यहाँ तक कि जो बहुत सारी मोहरें हमें वहाँ पर स्टैम्प्स मिली हैं, उन पर भी मुख्तलिफ़ जानवरों की जो तस्वीर हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, पेंटिंग्स, फ़ोटोज़ जो हैं वो हमें वहाँ पर मिली हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये लोग जानते थे इन चीज़ों को। फिर मछली के वहाँ पर कांटे भी मिले, इसी तरह से मछली की जो है वो बहुत सारी तस्वीरें भी हमें वहाँ पर कार्व की हुई मिली, कंधा की हुई मिली। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये मछली का शिकार डेफिनेटली करते थे। खुराक या ग़ज़ा के बारे में अगर हम लोग ज़िक्र करें तो वहाँ से हमें बारले, जौ, वीट, गंदम, इसी तरह से खजूर, डेट और फ़िश जो है इसके इस्तेमाल के एविडेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये गंदम और जौ, बारले या जो वीट है उसकी वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। गंदम और कपास जो है उसको काश्त करते हैं, बोए जाते हैं। और अगर वहाँ पर खजूर की गुठलियाँ हमें मिली हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग खजूर इस्तेमाल भी करते थे और खजूर को उगाते भी थे, फार्मिंग होती है इसकी। देन वहाँ से हमें जो फ़िशिंग है उसके रिलेटेड बहुत सारा सामान मिला, यानी वो मछली का शिकार करना जानते थे, वो वाकिफ़ थे इस चीज़ से। तो अनाज के गोदामों की तामीर का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर था। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। देन हम लोग अगर जिक्र करें गंधारा तहज़ीब का, गंधारा सिविलाइजेशन का, तो हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में ये कहा था कि ये तहज़ीब 2500 साल पहले ख़त्म हो गई थी, जबकि ये जो तहज़ीब है ये 2500 साल यानी 2500 साल पहले शुरू हुई थी। ये जो गंधारा तहज़ीब है ये सिविलाइजेशन दरियाए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके शुमाल में है, नॉर्थ में है। रावलपिंडी से पिशावर तक का जो एरिया है वो गंधारा कहलाता है और टेक्सला इसका जो है वो मेन शहर या कैपिटल था गंधारा तहज़ीब का। अब गंधारा जो है ये असल में जितने भी लोग नॉर्दर्न साइड से सब कॉन्टिनेंट में आए, शुमाली इलाकों से आए, जिनमें ईरानी भी थे, जिनमें अफ़गानी भी थे, जिनमें सेंट्रल एशियन लोग भी थे, वो सारे के सारे इन्हीं एरिया से गुज़र के आए। अब इसके बारे में कहा जाता है कि गंधारा में टेक्सला के मुकाम पर दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद थी, यानी जिसमें पढ़ने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आते थे। और यहाँ पर जो है वो महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उसका काफ़ी असर व रसूख जो है वो देखने में आता था। किशन फैमिली का एक बादशाह है कनिष्क। इस बंदे ने इस इलाके में काफ़ी अरसे तक रूल किया और उसके बाद उसका बेटा अशोका जो है
उसने फिर गंधारा का जो सिविलाइजेशन है इसमें रूल किया। यानी अब इस सिविलाइजेशन में हमें ये पता है कि बादशाह थी, किंगिज़म था, लोग रूल करते थे, उनकी गवर्नेंस का सिस्टम हमें पता है कि गवर्नमेंट कौन सी थी, किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अब ये जो अशोका था, ये चूँकि पहले ये एक वॉरियर है, लड़ाका है, लेकिन बाद में जो है जब ये बुद्धिस्ट हुआ तो उसके बाद जो है ये काफ़ी पीसफुल आदमी रहा और इसने यहाँ की तरक्की के लिए काफ़ी जो है वो काम किया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम बेहतर किया जाता था, चूँकि ये इलाका पहाड़ी है, पथरीला है, तो यहाँ पर पत्थरों की जो मुजस्समा साजी है, स्कल्पचर जो है वो स्टोन्स से बनाए जाते थे और उसमें काफ़ी माहिर भी थे ये लोग। अब सिकंदर जब आया तो वो भी इस इलाके से गुज़रा, जब इस इलाके से गुज़रा तो उसके जो माहिरीन थे स्कल्पचरिंग के, जो मुजस्समा साजी के माहिर थे, उन्होंने फिर गंधारा की आर्ट को मज़ीद बेहतर बनाया और गंधारा में जो मुजस्समा साजी का कॉन्सेप्ट हो वो ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गया। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि यहाँ से आपको सिल्क का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने का काफ़ी ज़्यादा मिला है, लोगों ने इसको काफ़ी इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पर यूनानी और सेंट्रल एशियन या वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख उनकी तहज़ीब का जो है हमें यहाँ पर मिला है। टेक्सला जो है ये रावलपिंडी से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। आज भी वहाँ पर इसकी जो बाकियात हैं, रिमेन्स हैं, वो मौजूद हैं और मुल्की और गैर मुल्की सियाह जो हैं वो वहाँ पर जाकर इसको जो है वो देख के और मालूमात हासिल करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।